ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो अंतोइन दी सेंट एग्जुपेरी की लिखी हुई द लिटिल प्रिंस है। इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है। मैं वसुंधरा। तो आओ सुनो कहानी नन्हा राजकुमार। मैं यही कोई 6 वर्ष का रहा हूंगा। मेरे पास एक मोटी सी किताब थी जिसमें कि जंगल और जंगल में रहने वाले तमाम जंगली जानवरों प्राणियों की तस्वीरें और चित्र बने हुए थे। उसमें से एक पन्ने पर बड़ा सा बोआ कंस्ट्रक्टर बना हुआ था और बोआ कंस्ट्रक्टर की तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, बोआ कंस्ट्रक्टर अपने शिकार को खाता या चबाता नहीं, पूरे का पूरा निगल जाता है और उसे निगलकर 6 महीने तक चित्त पड़ा रहता है उसको पचाने के लिए। अब मेरे दिमाग में इस बात ने घर कर लिया तो मुझे लगा कि चलो अपनी कलाकार अपने अंदर का जगाया जाए। मैंने क्या करा, बनाई एक तस्वीर और उस तस्वीर को घर में सभी बड़ों को दिखाकर पूछा कि आपको इसको देखकर डर लगा? सभी बड़ों ने मुझे डांटा और बोला, हाँ, अरे काले टोपे को देखकर कोई क्यों डरेगा? बात भी सही है, काले टोपे को देखकर कोई डरेगा क्यों? मैंने अपना सर पीटा और उनको बहुत बार समझाया कि दरअसल ये काला टोप नहीं, ये एक बोआ कंस्ट्रक्टर है। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, मगर मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने एक और चित्र बनाया और बड़ों को कुछ इस तरह दिखाया। बोला, अब डर लगा? बोआ कंस्ट्रक्टर ने एक बहुत बड़े हाथी को निगल लिया है और अब वो चित्त पड़ा है। 6 महीने तक चित्त पड़ा रहेगा उसको पचाने के लिए, क्योंकि बोआ कंस्ट्रक्टर अपने शिकार को खाता या चबाता नहीं, निगल जाता है। बड़ों ने मेरी बातें सुनी और मुझे बोला, भाई ऐसा है, ये चित्रकारी हटाओ इसको एक कोने, अपना ध्यान लगाओ पुस्तकों पर, किताबों पर और विषयों पर। अरे भूगोल पढ़ो, अरे विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, भाषा पढ़ो, ये क्या लगाया हुआ है? उस दिन से मैंने सारी जो चित्रकारी थी एक तरफ रखी और अपना पूरा ध्यान लगा दिया मैंने पढ़ाई पर। नतीजा ये निकला कि मैं तो आगे चलकर बना बहुत बड़ा भूगोल का ज्ञाता और साथ ही साथ एक पायलट यानी कि विमान चालक। और ऐसे ही हवाई जहाज चलाते चलाते मैं एक दिन इधर से उधर जाता रहता हूँ, एक के बाद दूसरे दिन, और सोचता रहता हूँ कि काश कभी कोई ऐसा मिल जाए जो कि मेरे उस काले टोप को देखकर ये कह दे कि बाप रे बाप, इस बोआ कंस्ट्रक्टर ने पूरे का पूरा हाथी निकल लिया। मगर आज तक ऐसा कोई दिन आया ही नहीं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने भी ठान लिया, जब ये सब हुआ तो मैंने भी ठान लिया कि भाई ऐसा है कि बड़े हैं, इनको कुछ समझ तो आता है नहीं। अब मैं इनको क्या समझाऊं, बार बार बच्चों को डांटते रहते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी मैं किसी बड़े से बात करता हूं, और अब तो खुद भी बड़ा हो गया हूं, तो लोगों से वार्तालाप करता हूं, सबसे पहले उनको तस्वीर दिखाता हूं और पूछता हूं ये क्या है, या फिर पूछता हूं आपको इसको देखकर डर लगा? जो तो वो कह दें काले टोप को देखकर कौन डरता है, तो मैं भी हंसकर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कह देता हूँ हाँ 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 और क्या, और सीधा उनसे केवल मौसम और गोल्फ और तमाम राजनीति वगैरह की बातें करना शुरू कर देता हूँ। और इस आस में रह जाता हूँ कि कभी तो कोई आए जो कि मुझसे बोले कि ये काला टोप नहीं, ये तो बोआ कंस्ट्रक्टर है। अब एक दिन, क्योंकि मैं विमान चालक बन चुका था, तो मैं विमान उड़ाते हुए इधर उधर जा रहा था कि अचानक मेरा जो जहाज था वो, उसका इंजन खराब हुआ और मेरा जहाज, इंजन और मैं टूट टाट कर गिर गए रेगिस्तान में, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में। अब जब गिर गए तो मैं परेशान हो गया। पृथ्वी पर जैसे ही मेरा विमान और मैं गिरे, मैंने सबसे पहले आंका कि कितनी देर लगेगी अपना इंजन ठीक करने में। समझ में आया कि बड़ी गहरी तकनीकी खराबी मालूम होती है। उसके बाद मैंने अपने राशन पानी का मुआयना किया। 1 हफ्ते का राशन पानी था बस मेरे पास। अब क्योंकि इंजन की खराबी का मुआयना मैं कर ही चुका था, तो मैंने उस पर काम करना शुरू करा। धीरे धीरे पूरे दिन में लगा रहा इंजन को ठीक करने में, उसकी मरम्मत करने में, मगर अभी काम बहुत बाकी था। शाम हुई और फिर रात। मैं थक हार कर एक कोने में कुछ खाकर सो गया, उसी रेत के ऊपर लेट गया। देर रात मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे कि छोटा बच्चा मुझे कह रहा हो, जरा सुनिए, मेरे लिए एक भेड़ की तस्वीर बना देंगे? मुझे लगा कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूं, मगर उस नन्ही से बच्चे की आवाज एक बार फिर मेरे कान में पड़ी,
अरे मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए भेड़ बना दीजिए। इस बार मैं चौंक कर उठा और अपने चारों ओर देखने लगा। देखता क्या हूं कि एक कोने में दूर मुझे घूर घूर कर देख रहा है एक छोटा सा लड़का, एक 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 नन्हा राजकुमार। उसने पीला लिबास पहना हुआ था और उसके दोनों कंधों पर दो छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे दिख रहे थे। या तो ये मेरा भ्रम था। एक बार तो मुझे लगा कि मैं वाकई सपने में दिख रहा हूं और ये सपने में वार्तालाप हो रही है। मगर जब वो नन्हा राजकुमार एक बार फिर बोला कि जरा मेरे लिए एक भेड़ की तस्वीर बना दीजिए, तो मैं चौंक कर बैठ गया और अपनी आंख मलते हुए उसको घूर घूर के देखने लगा। और उसके बाद एक अजीब बात हुई। मैंने फौरन अपना बस्ता खोला और अपनी कॉपी निकाली, किताब, और उस पर मैंने चित्र खींचना शुरू करा एक भेड़ का। अब ये इत्तेफाक थोड़ा ही है कि रेगिस्तान के बीचों बीच देर रात में आपको एक छोटा सा राजकुमार दिखाई दे और वो आपसे बोले कि जरा एक भेड़ की तस्वीर बना दो। तो भाई मैंने चुपचाप इसको बनाना ही उचित समझा। मैंने भेड़ की एक तस्वीर बनाई, उस नन्हे राजकुमार को दिखाई, मगर वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मुझे बोला, ये तो भेड़ थोड़ी है, ये है मेढ़ा, इसके कान होने चाहिए ऐसे, ये तो सींग है। मैंने एक और तस्वीर बनाई तो बोला, ये बहुत बुढ़ा है, मैं एक ऐसी भेड़ चाहता हूं जो कि बहुत समय तक मेरे साथ रहे। मैंने एक और तस्वीर बनाई तो बोला, ना, ये बड़ा कमजोर है, ये तो अभी मर जाएगा। अंततः मैंने एक बनाया डब्बा और उस बच्चे को दिखा दिया और बोला कि ये लो तुम्हारी भेड़। क्योंकि इन भेड़ों से तो वो संतुष्ट हुआ नहीं था, जो कि मेढ़े जैसी थी, जो कि दुबली थी, जो कि बूढ़ी थी। इसलिए जब मैंने उसको ये डब्बा दिखाया और बोला कि ये लो तुम्हारी भेड़ इससे अंदर आराम कर रही है, तो नन्हा राजकुमार फौरन मान गया और झट बोला, अरे मैं यही तो चाहता था, अच्छा हुआ तुम पहचान गए। मैं समझता था कि वही इंसान इस चीज को बना सकता है जो कि काला टोप नहीं, वो कंस्ट्रक्टर का निकला हुआ हाथी भी बनाना जानता है। अब ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। जब धीरे धीरे बात करते करते हम दोनों ही एक बार सो गए और सुबह हुई, तो नन्हा राजकुमार गौर से मुझे देख रहा था कि मैं किस तरह अपने जहाज का इंजन ठीक करने में लगा हुआ हूं। वो एक तरफ जहाज का टूटा हुआ पंख, एक तरफ टूटा हुआ इंजन के कुछ कल पुर्जे, और एक तरफ जूझते हुए मुझे देखकर हंस रहा था, मेरे ऊपर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहा था। मुझे चिढ़ मची। मैंने सोचा ये बच्चा कल का ये मुझ जैसे बड़े का मजाक उड़ा रहा है। जब मैंने उसको तुरंत के डांटा तो वो बोला, अरे मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं क्योंकि तुम गिर गए और तुम्हारा इंजन टूट गया और तुम्हारा जहाज भी टूट गया। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं भी आसमान से गिरा हूं, ठीक तुम्हारी तरह। इस तरह धीरे धीरे नन्हे राजकुमार ने अपने जीवन के बारे में और अपने ग्रह के बारे में मुझे एक एक करके बातें बतानी शुरू करी और धीरे धीरे मैं नन्हे राजकुमार को जानने पहचानने लगा। जैसे कि अगले दिन राजकुमार ने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा। मैं बता दूं कि उसकी बड़ी आदत थी पहेलियां बूझने की। एक दिन ऐसे ही पहेली पूछते पूछते उसने मुझसे पूछा सुबह सुबह, अच्छा ये बताओ कि क्या एक भेड़ बाओबाब के पेड़ में और एक गुलाब के पेड़ पौधे में फर्क जान पाएगी? मैंने बोला, ये कैसा सवाल है, ये बड़ा बेतुका सवाल है। अरे भाई, बाओबाब का वृक्ष तो इतना बड़ा होता है कि उसको तो बाप रे बाप ऊंचा होता चला जाता है और आसमान को चीता आगे बढ़ जाता है। और कहा गुलाब का पौधा छोटा सा, भला बेल भेड़ बकरी इंसान ये सब क्यों नहीं देख के पहचान पाएंगे? अरे भाई, बाओबाब बड़ा है और गुलाब का पौधा छोटा सा। नन्हा राजकुमार बोला, अरे पर जब छोटे होते हैं तो दोनों ही पौधे होते हैं ना, फिर हमको क्या पता कि जो छोटा सा बीज धरती का सीना चीर के पौधा बनने निकला है वो बड़ा होकर बाओबाब बनेगा जो कि सर का दर्द होता है मेरे ग्रह पे, या फिर खुशबूदार खुशबू देने वाला खुशबूदायक गुलाब का फूल और गुलाब का पेड़ पौधा। बात तो सुल्तान ने सच थी। वो फिर बोला, अच्छा ये बताओ कि भेड़ अगर समझ जाए कि वो बाओबाब है तो क्या तो भी उसको खाएगी या उसको छोड़ के गुलाब को खा लेगी? मुझे लगा ये बार बार बेटों के सवाल पूछ रहा है, मगर इसमें भी कुछ राज था। दरअसल नन्हा राजकुमार मुझे अपने उपग्रह ग्रह के बारे में कुछ कुछ चीजें इसी तरह बताता रहता था, पहेलियां पूछते पूछते, और अगर मैं उससे कुछ पूछ लूं तो जवाब नहीं देता था। मसलन मैंने उससे पूछा, अच्छा नन्हे राजकुमार ये बताओ कि क्या तुम्हारे ग्रह पर बहुत सारे बाओबाब हैं? कहता है, बाओबाब?
बहुत सारे बाबा, इतने सारे बाबा कि मैं क्या बता दूं। अच्छा, और तुम्हारे ग्रह पर क्या गुलाब भी है? ये सुनकर नन्हा राजकुमार थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर चुप हो गया। जब मैंने उससे बार बार पूछा और हट करी जानने की, उसके बाद भी वो चुप रहा। अगला सवाल या अगला उत्तर उसने सवाल के रूप में दिया, जो कि था, अच्छा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? अब मैं उसकी बातें सुनने के साथ साथ अपना इंजन भी ठीक कर रहा था। मैंने उसको झड़क के बोला, अरे क्या मतलब है, कांटे क्यों होते हैं गुलाब में? अरे हर फूल में कांटे होते हैं क्योंकि फूल होता है पागल। अब समझे? अब अपनी गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी मुझसे सवाल ना पूछो और मुझे काम करने दो, समझे? तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार इस समय बर्ताव कर रहे हो मेरे प्रति। उसने ये सुना और गुस्से से लाल हो गए उसके गाल। उसने तुरंत के मुझे जवाब दिया, तुम भी वैसे उन बड़ों की तरह बात कर रहे हो, उन बेवकूफ बड़ों की जैसे जो कि तुम्हारे ऊपर हंसते थे कि तुम्हारा वो काला टोप है, बोले कि वो कंस्ट्रक्टर नहीं। तुम भी उनकी तरह हंस रहे हो, उसी बेवकूफ आदमी की तरह जो मुझे उस फलाने उपग्रह में मिला था, जो कि दिन भर तारे गिनता रहता था और सोचता था कि वही ज्यादा जरूरी चीज है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भी। उसके गाल इसमें लाल थे, तब तना रहे थे गुस्से से। मैंने बड़ी कोशिश करी, फिर जब मुझे समझ में आया कि मैंने गलत बात कर दी उसको समझाने की, मगर नन्हे राजकुमार ने मेरी यही क्यों सुनी। गुस्से से लाल था और गुस्से से बड़बड़ करता चला जा रहा था। धीरे धीरे मैंने उससे माफी मांगी और उसको समझाया। शाम भी हो चली थी। तो जब शाम हो चली, नन्हा राजकुमार धीरे धीरे मेरी बातें मानता गया और मैंने आखिरकार उससे माफी मांगी और हम दोनों ही रेत पर बैठकर देखने लगे सूर्यास्त को। सूर्यास्त को देखते देखते नन्हा राजकुमार कुछ शांत सा मालूम पड़ा मुझे और एकदम से बोला, जब हम सूर्यास्त को देखते हैं तो हम कितने दुखी हो जाते हैं ना। मैंने नन्हे राजकुमार को गौर से देखा। मैंने उससे पूछा, नन्हे राजकुमार, क्या तुम दुखी हो? अब ये तो आप जानते ही हैं कि वो सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल के जवाब में एक और सवाल पूछ लेता है। तो बोला, अच्छा, ये बताओ कि तुमने एक दिन में कितने सूर्यास्त देखे हैं? मैंने बोला, ये क्या सवाल हुआ? अरे एक दिन एक सूर्यास्त एक सूर्योदय। उसने बोला, जी नहीं, ये तुम अपने नजरिए से देख रहे हो। मेरे नजरिए से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुम्हें कि एक दिन में 4 क्या 44 सूर्यास्त भी हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि नन्हा राजकुमार B612 ग्रह से आया है। वो जो नया आविष्कार है वो है ग्रह। अब आप सोचेंगे कि मैं कहानी के बीच में अचानक ये बेफजूली बात क्यों कर रहा हूँ, ये B612। अरे वो इसलिए क्योंकि जो बड़े हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। अगर आप कोई दोस्त बनाए तो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे दोस्त को क्या खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, मगर ये पूछेंगे कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ता है। समझ रहे हैं ना? खैर, ये जो नन्हा राजकुमार था ये मुझसे अक्सर ऐसी प्यारी प्यारी बातें करा करता था। एक दिन उसने मुझसे सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जो गुलाब का पौधा होता है, जो गुलाब का पेड़ होता है, वो एक ही है पूरी दुनिया में और अंतरिक्ष में कि कई सारे हैं? मैं अपना इंजन ठीक करने में व्यस्त था, इसलिए मैंने उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसने बार बार वही सवाल पूछा तो मुझे लगा कि ये तो कुछ पेचीदा बात मालूम होती है, क्योंकि नन्हा राजकुमार अपने जीवन के बारे में मुझे दरअसल ऐसी पहेलियों में बात करके बताता था। उस शाम जब हम लोग काम वाम करके आराम से रेत पर बैठे और सूर्यास्त देख रहे थे, तो नन्हे राजकुमार ने मुझे बताया कि दरअसल अपने ग्रह पर वो एक छोटा सा गुलाब का पौधा छोड़ कर आया है, जो कि उसके ग्रह पर इकलौता पौधा है। उसने ये भी बोला कि उसको वो पौधा बहुत प्यारा लगता है। उसने उस पौधे की हिफाजत करने के लिए एक जार उसके ऊपर ढक दिया है ताकि पौधे को तेज हवा न लगे और पौधा छींके नहीं, उसको जुकाम न लगे। ऐसे कई किस्से कहानियां अपने पौधे के बारे में वो रोज मुझे सुनाता था। मैं समझ गया कि ये गुलाब का पौधा मेरे नन्हे राजकुमार को बहुत प्रिय है। एक दिन जब ऐसे ही बात करते करते रात हो गई और हम लोग रात पे रेत पर लेट कर तारे देख रहे थे, तो नन्हे राजकुमार ने मुझसे बोला, तुम जानते हो ये तारे इतने प्यारे क्यों हैं? उसके बाद वो खुद ही बोला, वो इसलिए क्योंकि जब तक ये तारे आसमान में ऐसे ही टिमटिमाते रहेंगे, तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा कोई ना कोई प्यारा इंसान या तुम्हारी कोई ना कोई प्यारी चीज जो बहुत पीछे छूट गई है बिल्कुल सलामत है। और जब तक ये तारे टिमटिमाते रहेंगे, तुम भी जान सकोगे कि वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और तुम उनको देखकर मुस्कुरा रहे हो। जैसे कि हर रात मैं इन तारों को देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि मेरा गुलाब का पौधा और मेरी भेड़ जो कि मैं ग्रह पर छोड़ के आया हूं, जिसकी तस्वीर मैंने तुमसे यहाँ पे बनवाई है,
वो दोनों सुरक्षित हैं और मेरी उस नटखट नादान भेड़ ने मेरे गुलाब के पौधे को नहीं खाया, समझे? मैं उसको देख के मुस्कुरा दिया और मैंने बोला, नन्हे राजकुमार, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उठता हूं और अभी तुम्हारी भेड़ के लिए एक खूंटी और एक रस्सी बना देता हूं। उससे क्या होगा? नन्हे राजकुमार ने मुझसे पूछा। अरे उससे क्या होगा? उससे तुम भेड़ को बांध के रख सकोगे, भेड़ कहीं जा नहीं पाएगी, कहीं जा नहीं पाएगी तो तुम्हारे गुलाब के पौधे को भी नहीं खा पाएगी, समझे कि नहीं? है ना बढ़िया तरीका? नन्हा राजकुमार मुझे दंग होकर देख रहा था। उसने बोला, कैसी बातें करते हो? उस गुलाब के पौधे को मैं इतना प्यार करता हूं, इतना चाहता हूं, मेरा प्रिय पौधा है, मेरे ग्रह पर वो एक ही प्यारी चीज है और तुम चाहते हो कि मैं उस प्यारी चीज को बचाने के लिए जो दूसरी प्यारी चीज है, मेरी प्यारी भेड़, उसको बांध के रख दूं? अरे अपनी भेड़ को भी मैं उतना ही प्यार करता हूं, अगर ज्यादा नहीं तो। जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं बांध कर कैसे रख सकता हूं? ये तो नाइंसाफी होगी। नन्हे राजकुमार की ऐसी ही बातें सुनकर मैं दंग रह जाता था, हक्का बक्का रह जाता था और घंटों उसकी बातें सुनता रहता था, पता नहीं दुनिया जहान की। उसने तो मुझे ये भी बताया कि पृथ्वी पर आने से पहले वो कहां कहां गया। वो कई ग्रह उपग्रह घूम कर आया था। एक जगह जब वो पहले ग्रह उपग्रह पहुंचा तो वहां पर उसको मिला एक अजीब सा राजा, जो कि बड़ा सा लिबास पहना हुआ था और अपने ग्रह के ऊपर बैठा हुआ था, विराजमान था, जैसे कि अपने राजगद्दी पर विराजमान हो। और उसको आते देख राजा ने बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि आज से तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा राजा। ऐसी बेफजूलों की बेतुकी बातें करते हुए जब नन्हा राजकुमार वहां से निकल चला तो राजा ने उससे बोला, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। राजकुमार ने सोचा, ये भी अजीब बात है, ये बड़े कैसे अजीब होते हैं, हर बार उनको अपनी करनी है, हर बात को जब तक वो अपना बना के और अपने आदेश के अनुसार ना करे तब तक उनको बात जमती नहीं। दूसरे ग्रह उपग्रह जब राजकुमार पहुंचा तो क्या देखता है कि खड़ा हुआ है वहां पर एक आदमी अजीब सी टोप पहनकर, जो कि अपनी टोप बार बार उतार कर किसी को धन्यवाद दे रहा है, किसी काल्पनिक इंसान को। राजकुमार पे आते ही देखो बड़ा खुश हो गया और ताली बजाकर कहने लगा, चलो अब तुम मेरे चाहने वाले हो, यहाँ पर आए हो तो तुम भी ताली बजाओ मेरे मेरे स्वागत में और मेरी तारीफ में। राजकुमार ने बोला, है ये कैसी बात हुई? अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, मैं तो बस ऐसे ही घूमता हुआ चला आया वहां पे। वो आदमी दुखी हो गया, उसने बोला, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ मेरे लिए ताली बजा दो। तो राजकुमार ने उसके लिए ताली बजा दी। ताली पीट की आवाज सुनते ही जैसे राजकुमार ने उसके लिए ताली पीटी, वो आदमी ने तुरंत अपनी टोपी निकालकर उसको धन्यवाद देना शुरू कर दिया। राजकुमार ने वहां उसको नमस्ते किया, वहां से निकल लिया। सोचा, ये कैसे अजीब अजीब से लोग हैं, अपनी तारीफ करवाने में ही लगे रहते हैं। अरे अगर सीधे हाथ उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली लेके निकालो, लेकिन तारीफ निकाल लो जरूर। उसके बाद जिस उपग्रह पे राजकुमार पहुंचा वहां पर एक पियक्कड़ बैठा हुआ था, एक शराबी आदमी, वो रो रहा था। उसके एक तरफ शराब की बोतलें रखी हुई थी जो भरी हुई थी और एक तरफ खाली बोतलें रखी हुई थी। आदमी इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों पी रहा है। वो पी रहा था और वो रो रहा था क्योंकि वो दुखी हो रहा था, और दुखी हो रहा था इसलिए वो पी रहा था। राजकुमार वहां से भी ले भागा। उसके बाद वो पहुंचा एक ऐसे उपग्रह पे, ग्रह पे, जहां पर एक व्यापारी बैठा हुआ था। वो कुछ गिनता चला जा रहा था, 501 करोड़, 502 करोड़, 503 करोड़। राजकुमार ने पूछा, भाई क्या गिन रहे हैं? तो बोला, तारे गिन रहा हूं। राजकुमार ने पूछा, तारे क्यों गिन रहे हैं? कहते, क्योंकि मैं तारों का व्यापारी हूं। राजकुमार उसके अजीब बातें सुनकर हक्का बक्का था और वहां से भी निकल चला। उसको लगा ये कैसी बेफजूली की बात में अपना समय व्यतीत कर रहा है। अरे तारों का तो मजा ऐसे ही लेना चाहिए, उनको देखकर मुस्कुराकर खुश होना चाहिए, उनकी सुंदरता देखकर। ये तारों का व्यापार कौन करता है? उसके बाद वो पहुंचा एक ऐसे ग्रह पर जहां पर एक आदमी लगा हुआ था, बार बार एक मशाल लेकर, एक मशाल को बुझाने में और उसको फिर जलाने में। वो फिर बाले, फिर बुझाए, फिर बाले, फिर बुझाए। उसको बोला गया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जब राजकुमार ने उसको बोला तो उसने बोला, अरे मैं यहाँ का मशालची हूँ, मेरा काम है कि जितनी बार सूर्योदय का समय हो तो उस मशाल को जलाओ, जितनी बार सूर्यास्त हो उस मशाल को बुझाओ। और मेरे उपग्रह पे हर एक मिनट में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। बड़ा थका देने वाला काम है। नन्हे राजकुमार को इतनी देर में ऐसा पहला प्राणी मिला जो कि अपने लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए, यानी कि किसी और के हित के लिए ये काम कर रहा था। और आखिरी ग्रह पर, उपग्रह पर, उसको मिला एक भूगोलकर्ता। वो भूगोलकर्ता जो कि अपने ग्रह पर ही बैठा हुआ था और जो भी आता था उसको ब्यौरे देता था, उस ब्यौरे को वो किताब में लिख देता था। राजकुमार ने बोला कि भाई ये भी कोई बात हुई, जब तक आप खुद नहीं जाएंगे आपको पता कैसे चलेगा कोई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अगर कोई पहाड़ वहां पे हुआ नहीं तो? भूगोलकर्ता ने बोला, ऐसा है
कि मैं विश्वास करता हूं कि हर एक इंसान जो अपना निश्चय लेता है वो सही लेता है और अपने आप के लिए सही गलत का चयन करने के लिए उसका चुनाव करने के लिए सक्षम है। मगर नंदी राजकुमार ने बोला, अरे इंसान अपने आप को कैसे देख सकता है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? ये केवल कुछ लोग कर पाते हैं। ये सब बातें सुनते करते वहां से राजकुमार निकल ही रहा था कि गोबरकर्ता ने उसको आवाज देकर बोला, अरे सुनो, अगला ग्रह पृथ्वी ही रखो, पृथ्वी में बहुत सारे रोचक इंसान रहते हैं। ये सुनना था और राजकुमार सीधा पहुंच गया पृथ्वी ग्रह। उसके बाद उसने मुझे बताया तारों को देखते देखते ही कि पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले उसको मिला एक सांप। सांप रेगिस्तान में तेजी से रेंग कर चला जा रहा था। उसने राजकुमार को देखकर बोला, अरे तुम कौन, कहां से आए हो? जब राजकुमार ने उससे बातें करी तो राजकुमार ने उसकी हंसी में उड़ाई, है लेकिन तुम तो इतने दुबले से पतले से लग रहे हो, उंगली भर से भी पतले। सांप बोला, 10 लोग ना तो 2 सेकंड में चलते बनोगे यहां से। उसके बाद ये भी बोला, तुम तो मोम जैसे मालूम पड़ते हो, तुम ये ग्रेनाइट पत्थर की बनी पृथ्वी पर क्या कर रहे हो? राजकुमार आगे बढ़ा, उसको मिला एक पौधा। पौधा बड़ा अड़ियल था। राजकुमार ने पौधे से पूछा, अरे सुनो पौधे, यहाँ पर मनुष्य किस तरफ मिलेंगे? मैंने सुना है कि पृथ्वी पर बड़े रोचक मनुष्य रहते हैं। पौधे ने बोला, क्योंकि वो एक सुनसान सी जगह पे पौधा अकेला उग रहा था, उसने बोला, पृथ्वी पर मैं एक अकेला पौधा हूं और यहाँ पर मैंने 6 मनुष्य देखे थे। कुल 6 मनुष्य रहते हैं पृथ्वी पर, जो कि 4 साल पहले यहां से गुजरे थे, अब पता नहीं कहां है। राजकुमार को लगा ये पौधा यहीं बैठा हुआ है और बातें कर रहा है दुनिया जहान की। वो आगे बढ़ गया। आगे मिला उसे एक बड़ा सा आंगन। उसके अंदर घुसा तो उसने देखा वो तो बहुत सारे गुलाब हैं। गुलाबों को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने बोला, तुम कौन? क्या तुम गुलाब के फूल हो? सभी गुलाब के पेड़ पौधों ने, फूलों ने बोला, जी हाँ, हम गुलाब के ही फूल हैं। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो वहां से आगे बढ़ा, अपने मन को ढांढस बताता हुआ, और एक बड़े से ज्वालामुखी के ऊपर जाकर, चोटी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, नमस्ते, मैं अपने ग्रह से आपसे मिलने आया हूं। अरे यहाँ पर कौन मनुष्य है, जरा मेरे पास आए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। मगर राजकुमार जैसे जैसे एक एक वाक्य बोलता गया, वो वाक्य गुंजायमान होकर वापस उस तक पहुंचता गया। राजकुमार को लगा कि मैंने तो सोचा था कि पृथ्वी ग्रह पर तो बड़े ही रोचक और कला प्रेमी इंसान रहते हैं, ये तो नकलची निकले। अरे जो मैं बोल रहा हूं वही बोल रहे हैं। राजकुमार आगे बढ़ा तो उसको दुख होता चला गया उसी बात का जो कुछ देर पहले घटित हुई थी। उसने दरअसल सोचा था आज तक कि उसके ग्रह पर ही पूरे विश्व का एक लौता पौधा जो है गुलाब का वो उग रहा है, जो उसका फूल जो उसको छोड़ कर आया था वो अपने ग्रह पर। मगर उसने तो यहां आकर देखा कि इतने सारे गुलाब के फूल। उसका दुख इतना बढ़ गया कि वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। इस समय वो एक रेगिस्तान में पहुंच चुका था। उसका करुण करुण क्रंदन सुनकर, यानी कि जोर जोर के चिल्लाना और रोना सुनकर वहां पर आ गई लोमड़ी। लोमड़ी ने उसे बोला, भाई तुम रो क्यों रहे हो? राजकुमार ने उसको सारी कथा कह सुनाई। तो लोमड़ी ने उसको बोला, ये रोने की बात नहीं है, दरअसल तुम समझ नहीं रहे हो, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो जरूरी होता है और जो बहुत प्यारा होता है वो हमें अपनी आंखों से नहीं, अपने मन की आंखों से दिखता है। तुम्हारा गुलाब अब भी इकलौता गुलाब है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने उसको इतने प्यार से बड़ा किया है, उसको संजोया, उसको सींचा है, तुमने उसके साथ अपना समय व्यतीत करा है, इसलिए वो खास है। इसलिए खास नहीं क्योंकि वो दुनिया भर में एक ही गुलाब हो सकता था। और तुम ये गलती मत करना जो मनुष्य गलती करते हैं। ये मत सोचना कि तुमने उस गुलाब पर अपना समय व्यतीत कर कर करत करा। वो भले ही दुनिया का इकलौता गुलाब ना हो, मगर तुम्हारे लिए वो इकलौते से भी इकलौता गुलाब है। बड़ी प्यारी है मेरी लोमड़ी, राजकुमार ने मुझसे बोला। हम दोनों अभी भी रेत पर लेटे हुए थे और ऊपर आसमान में काले आसमान में तारे देख रहे थे। राजकुमार ने मुझे जिस तरह अपनी रोचक यात्रा के बारे में बताया, वो सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। राजकुमार आगे बोला, और इस तरह 1 साल पूरा होने को आया है, पर बस अब कल मैं अपने उपग्रह वापस लौट जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, तो हमारा इस तरह यूं रेगिस्तान में मिलना इत्तेफाक नहीं था? राजकुमार ने बोला, नहीं, इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, समझे? वो आगे बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कल जा जरूर रहा हूं,
मगर तुम और मैं हमेशा दोस्त बने रहेंगे। मैंने राजकुमार को बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम चले जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी जैसी हंसी किसकी सुनूंगा? अरे कौन मुझसे इतनी पहेलियां पूछेगा? और मैं किसके उत्तर के बदले एक और पहेली लेने की अपेक्षा करूंगा? राजकुमार ने मुझे ढांढस बंधाई और बोला, देखो, इन सितारों को देखो। मेरी लोमड़ी की बात हमेशा याद रखना। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जब तक आसमान में ये सितारे टिमटिमाते रहेंगे तब तक तुम्हें मेरी याद आती रहेगी, और जब तक ये टिमटिमाते रहेंगे तुम समझ जाना कि मैं हंस रहा हूं, ऊपर तुम्हें देख रहा हूं। और कहीं ना कहीं जिस दिन तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी, तुम इन सितारों को देखोगे, तुम्हें मेरी हंसी भी सुनाई दे सकती है। शायद तुम भी हंस दो, लोग तुम्हें पागल समझे, मगर तुम समझ जाना कि मैं सही सलामत हूं और मैं खुश हूं। और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि ये सितारे चमक रहे हैं, और ये सितारे चमक रहे हैं क्योंकि मेरी भेड़ सही सलामत है, और उस नटखट नन्ही नादान भेड़ ने मेरे प्यारे गुलाब के पौधे को अभी तक खाया नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर उसको एक टक देखकर मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे सुबह हुई और मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत प्यास लगी है। दरअसल प्यास राजकुमार और मुझे दोनों को ही लगी थी, इसलिए हम लोग उस रेगिस्तान में कुएं की खोज में निकल चले। राजकुमार ने मुझसे धीरे धीरे चलते हुए बोला, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम रेगिस्तान में कहां कुआं ढूंढने जा रहे हैं? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि राजकुमार ने अचानक एक जवाब दिया और बोला, याद है ना कि रेगिस्तान इसलिए खास है क्योंकि उसके सीने में दफन है कहीं ना कहीं एक पानी का कुआं, एक गहरा कुआं, जो कि केवल उसको मिलता है जो कि उसको खोज निकालता है, जो कि उसको ढूंढने की चाह रखता है। मेरे मुंह से निकला, ओ, नानी के घर में एक बड़ा सा खजाना गड़ा हुआ था। सब कहते थे कि वो उसको ही मिलेगा जो उसको ढूंढ पाएगा और जो ढूंढना चाहेगा। कहते हैं कि एक बार बड़े पुराने समय में किसी ने आकर उस जगह को खोदा था, मगर उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। मगर जब मेरी नानी बड़ी हुई और उन्होंने वहां पे खुदाई करी तो उनको बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ मिला। सच में जो जरूरी होता है ना, वो हमें आंखों से नहीं बल्कि मन की आंखों से दिखता है। नंदा राजकुमार मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल मेरी भेड़ की तरह बातें कर रहे हो। तभी हम लोग को एक यकायक एक कुआं दिख गया। हम लोग कुएं के पास गए, वहां से पानी निकाला, पिया और संतोष महसूस करा। उसके बाद नन्हा राजकुमार और मैं वापस अपने इंजन की तरफ आ गए। नन्हे राजकुमार ने मुझे बोला, देखो, शाम को केवल मैं वहां जाऊंगा, तुम वहां बिल्कुल मत आना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखकर दुखी हो या रो। हो सकता है कि मेरा जाने का तरीका देखकर तुम्हें दुख हो, मगर ये याद रखना कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि ये भारी भरकम शरीर लेकर मैं थोड़ी अपने ग्रह तक जाऊंगा, वो तो बड़ा दूर है। तुम समझ रहे हो ना? दरअसल मैं समझ कुछ नहीं रहा था, बस सर हिला रहा था। शाम हुई, नन्हे राजकुमार ने मुझे बोला कि मैं चलता हूं, मेरा पीछा मत करना। मगर मैंने थोड़ी सुनना था। मैं गया सीधे वहां जहां नन्हा राजकुमार ने बोला था कि वो होगा। वो उसी कुएं की ऊंची दीवार पर बैठा हुआ था और किसी से बातें कर रहा था। दीवार के उस पार कौन था ये तो मुझे नहीं पता, मगर नन्हा राजकुमार उससे अजीब सी बातें पूछ रहा था कि एक बार में हो जाएगा ना? देखो 10-15 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना? देखो, अच्छा, और इतना जहर है ना कि बस एक बार काटो तो फिर दोबारा किसी को डस नहीं सकते, कोई आसपास खड़ा हो तो। मुझे आता देख नन्हा राजकुमार तुरंत दीवार से कूदा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं देख नहीं पाया कि उधर क्या है। थोड़ी और देर नन्हे राजकुमार और मैंने बातें करी। मैंने उसको फिर से बोला कि मुझे वो बहुत याद आएगा। मैं सच में बहुत दुखी था, क्योंकि मेरा बचपन से ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसने कि मेरी काली टोप की तस्वीर को देखकर बोला हो कि काला टोप नहीं, दरअसल एक बुआ कंस्ट्रक्टर है जिसने कि बड़े हाथी को निगल लिया है। हमने जब ढेर सारी बातें कर ली तो नन्हे राजकुमार ने मुझसे बोला कि अब मैं तुमसे विदा लेता हूं दोस्त, मेरे जाने का समय आ गया है। और फिर ठीक उस समय, शाम के उस वक्त, वो उस नन्हे पीले सितारे के नीचे जा खड़ा हुआ, ठीक उसी जगह पर जहां पर वो पृथ्वी पर आया था 1 साल पहले। और फिर अचानक एकदम से एक चपल गति से कुछ पीली सी रोशनी सी तेजी से उसके पास गई, पांव की तरफ, और नन्हा राजकुमार बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले धप्प से जमीन पर रेगिस्तान पर गिर गया। आवाज तो नहीं आई क्योंकि वो रेत पर गिरा था, मगर मेरे दिल में और मेरे दिमाग में एक बहुत गहरी चोट लगी, एक चोट पहुंची। मैं दुखी था अपने नन्हे राजकुमार को खोकर। आज भी जब ऊपर तारों को देखता हूं तो मुझे उसकी याद आ जाती है। कई बार तो लगता है कि वो ऊपर से ही खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मेरी भी हंसी उड़ा रहा है। ये सोचकर कई बार मैं भी हंसने लगता हूं, मगर क्या करें, यादों के सिवाय और रह किया गया है। आज मैं आपसे कुछ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यदि आप
ऐसे ही किसी रेगिस्तान में जा फंसे हो, खास करके अफ्रीकी सहारा रेगिस्तान में, और आप कहीं ऐसे एक दोराहे पर जा पहुंचे कि दो रास्तों पर, इसके ऊपर, ठीक ऊपर आपको शायद शाम के वक्त कोई ऐसा पीला सितारा दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये वही जगह है जहां पे मेरा नन्हा राजकुमार आया था पृथ्वी पर और जहां से वो वापस अपने ग्रह पर गया था। और अगर तो आपको नन्हा राजकुमार कहीं दिख जाए पीले लिबास में, वो छोटा सा लड़का जिसके कंधों पर दो सितारे लगे हुए हो, तो समझ जाइएगा ये वही मेरा प्यारा नन्हा राजकुमार है। और मुझे एक खत जरूर लिख भेजिएगा। देखिए, और किसी बड़े से मत कहिएगा, क्योंकि जो बड़े हैं ना, वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। वो आप पे और मुझ पर दोनों पर ही हंसेंगे, क्योंकि उनके पल्ले ये सब गूढ़ बातें पड़ती नहीं है। ला 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 ला